भेष बना के उसी घर में हम जा ठहरेंगे कभी ना कभी। यदि नाथ का नाम दयानिधि है तो दया भी करेंगे कभी ना कभी। दुख हारी हरि दुखिया जन के दुख क्लेश हरेंगे कभी ना कभी। करुणा निधि नाम सुनाया जिन्हें करणामृत पान कराया जिन्हें। सरकार अदालत में ये गवाह सभी गुजरेंगे तो कभी ना कभी। यदि नाथ का नाम दयानिधि है तो दया भी करेंगे कभी ना कभी। दुख हारी हरि दुखिया जन के दुख क्लेश हरेंगे कभी ना कभी। मैं रोज हरि गुणगान करूं पूजा पाठ करूं तुम्हें याद करूं। इतने भक्तों के रक्षक तुम मुझे दर्शन देंगे कभी ना कभी। यदि नाथ का नाम दयानिधि है तो दया भी करेंगे कभी ना कभी। दुख हारी हरि दुखिया जन के दुख क्लेश हरेंगे कभी ना कभी। हेलो 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 हेलो। स्वामी हो तुम तारक अंतर्यामी हो। तुम हाथ जो माथे पर रख दो मेरे दुख कटेंगे अभी के हेलो 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 अभी। हेलो 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 हेलो। यदि नाथ हाँ का जी, वेरी गुड नाम इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग भाई, की हाल दयानिधि चाल। है चलो तो बहुत बढ़िया बढ़िया दया ही होना चाहिए, वेरी भी बढ़िया ही होना चाहिए करेंगे है। कभी ना हाँ जी, कभी। वेरी गुड दुख इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग, हारी वेरी गुड इवनिंग मेरे हरि दोस्तों। क्या दुखिया। हाल चाल हैं आप सभी के? बढ़िया हो? मस्त मौज बहार? जिंदगी बढ़िया चल रही है आपकी? पक्का पक्का? कोई दिक्कत तो नहीं है? हाँ जी, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग पीयूष, गुड इवनिंग नेहा, वेरी गुड इवनिंग तीरथ, वेरी गुड इवनिंग अविनाश, गुड इवनिंग अंकिता, गुड इवनिंग आदित्य। आज जीटीए होगा? हाँ, तो आज जीटीए होगा। आज हम आरसीएम की जो एंट्री थी वो हम बैलेंस उसकी रिवीजन करेंगे, और आरसीएम के क्वेश्चन जो हैं उसको भी आज हम देख लेंगे जी, बिल्कुल जी। आज हम जीटीए वाला पॉइंट यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। डन डनाडन, ठीक है। चलो अब एक बार सारे के सारे बच्चे फटाफट से आ जाओ जी, इधर देखो ध्यान से। अब कल वाली क्लास में अच्छा मैं बता दूं जिनको पता नहीं है, हेलो भाई साहब, इधर कल हमारी रिवीजन क्लास हुई थी हैं? हाँ है, हाँ हुई थी। ठीक है, कल हमारी रिवीजन क्लास हुई थी, पता है आपको? कल हमारी रिवीजन क्लास हुई थी 11:45 पे। ठीक है, अगर आपको पता हो उसके अंदर आरसीएम की एंट्रीज हमने यहाँ पे देखी थी। कल हमने आरसीएम का चैप्टर स्टार्ट किया था। आज आरसीएम वाला चैप्टर हम अपना कंप्लीट करेंगे, विद क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे, बस ये पर ध्यान दो जी, ठीक है। चलो अब एक बार सारे के सारे बच्चे फटा सर, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ जी, जय जगन्नाथ। ठीक है, चलो अब इधर देखो ध्यान से जी। अब एक बार सारे बच्चे फटाफट से यहाँ पे आ जाओ जी। कल वाली क्लास में एक तो हमने सेक्शन नंबर 9 अपना स्टार्ट किया हुआ था। सेक्शन नंबर 9 के मैंने कहा था टोटल मिला के 5 आपके सब सेक्शन होते हैं, अगर आपको याद आ रहा हो जी।
एक तो 9(1) मैंने कहा था होता है, एक 9(2) मैंने कहा था, एक 9(3) मैंने कहा था, एक 9(4) मैंने कहा था और एक 9(5) मैंने कहा था। अब 9(1) मैंने कहा था हमारे काम का है, 9(2) भी काम का है, 9(3) भी काम का है, 9(4) हमारे काम का नहीं है, 9(5) भी हमारे काम का है। 9(1) 9(2) मैंने कहा था बिल्कुल बेसिक है। 9(1) के अंदर नॉर्मली फॉरवर्ड चार्ज की बात होती है, 9(2) में पेट्रोल पे जीएसटी कब लगेगा उसकी बात होती है, 9(3) में आरसीएम की बातें हैं, 9(5) के अंदर किस केस में ईसीओ जीएसटी पे करेगा, वो सारी बातें 9(5) की आती हैं। अब अगर मैं आरसीएम की बात करता हूं तो आरसीएम के अंदर मेरे को सारे बच्चे बोल देना, आरसीएम के अंदर जीएसटी कौन पे करेगा? आरसीएम के अंदर जीएसटी सप्लायर पे करेगा या रिसीवर पे करेगा? रिसीवर पे करेगा। मतलब जब गवर्नमेंट को रिसीवर जीएसटी पे करेगा उसको हम क्या बोलेंगे? आरसीएम बोलेंगे। जब गवर्नमेंट को जीएसटी सप्लायर पे करेगा उसको हम क्या बोलेंगे? फॉरवर्ड चार्ज बोलेंगे। बस ये पर ध्यान दो। तो जहां सप्लायर पे करेगा वो फॉरवर्ड चार्ज है और जहां पर रिसीवर पे करेगा उसको रिवर्स चार्ज है। ये ऐड बीच में कहां से आ गई? एक मिनट रुक जाओ, इस ऐड को मैं सही कर देता हूं, इधर सुनो ध्यान से जी। ठीक है, तो यहां पर फिर हमने रिवर्स चार्ज के अंदर बहुत सारी एंट्री हमने डिस्कस की थी। अच्छा एक बात मेरे को बताना, अभी तक हमने आरसीएम के अंदर कौन कौन सी एंट्री हमने डिस्कस कर ली है? तो आरसीएम के अंदर एक तो हमने सबसे पहले एंट्री कंप्लीट की थी, आई थिंक इंश्योरेंस एजेंट की सर्विस। तो यहां पर हमने जो कंप्लीट किया था वो इंश्योरेंस एजेंट की सर्विस हमने कंप्लीट कर लिया था। उसके बाद फिर अगला स्पॉन्सरशिप की सर्विस हमने कंप्लीट कर ली, डायरेक्टर की सर्विस हमने यहाँ पे अपनी कंप्लीट कर ली थी। उसके बाद फिर हमने कॉपीराइट की सर्विस कंप्लीट कर ली। फिर कॉपीराइट की सर्विस ऑथर टू पब्लिशर वाले केस में जहां पे फॉरवर्ड चार्ज वाला ऑप्शन भी अवेलेबल होगा वो भी हमने कंप्लीट कर लिया। रेंटिंग ऑफ पैसेंजर मोटर व्हीकल वाला पॉइंट भी हमने कंप्लीट किया था। फिर हमने 5 सर्विस ऐसी थी जो बैंकिंग सेक्टर से रिलेट करती थी। याद करो, आपका इंडिविजुअल डीएसए, रिकवरी एजेंट हो गया, बिजनेस फैसिलिटेटर हो गया, बिजनेस कोरस्पोंडेंट के एजेंट हो गया, ओवरसीइंग कमेटी के मेंबर हो गया, ये हमने कंप्लीट किया। फिर रेजिडेंशियल ड्वेलिंग की रेंटिंग, ये हमने यहाँ पे कंप्लीट की। फिर कमर्शियल ड्वेलिंग की रेंटिंग, ये हमने यहाँ पे कंप्लीट की। लैंडिंग ऑफ सिक्योरिटी वाली हमने यहाँ पे कंप्लीट की थी। फिर एडवोकेट की सर्विस जो थी, एडवोकेट की सर्विस भी हमने यहाँ पे कंप्लीट कर ली थी। अब यहाँ पे आ जाओ कौन कौन सी एंट्री हमें करनी है। तो एक तो हमने सबसे पहले यहाँ पे गवर्नमेंट की सर्विस, गवर्नमेंट की सर्विस का ट्रीटमेंट क्या होगा वो देखना है। दूसरा जीटीए की सर्विस में क्या क्या करेंगे वो देखना है। और तीसरा यहाँ पर जो हमारी एंट्री बैलेंस थी, एक तो गवर्नमेंट की एंट्री बैलेंस थी, एक जीटीए वाली एंट्री बैलेंस थी, और मेरी एंट्री कौन सी बैलेंस थी? हाँ, एक ये सेक्शन नंबर 9(5) कि किस किस केस में ईसीओ जीएसटी पे करेगा, इसको हमें रिवाइज करना है। अब ऐसा करते हैं, सबसे पहले आ जाओ फटाफट से, सबसे पहले हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं कि जो हमारी जीटीए वाली एंट्री है एक बार उसको देख लेते हैं। अब एक बात मेरे को बताओ, अच्छा यहाँ पे ना जीटीए की डेफिनेशन में इस बार अमेंडमेंट भी आई है। पहली बात ये समझो, जीटीए का मतलब क्या होता है? जीटीए का मतलब होता है जो गुड्स ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस देते हैं एंड जो कंसाइनमेंट नोट इशू करते हैं। आपको पता है ये जो ट्रक वाले होते हैं, अगर ये ट्रक वाले कंसाइनमेंट नोट इशू करते हैं, वैसे 90% केस में इशू करते हैं, बट नॉर्मल अगर हम मान लो फॉर एग्जांपल किसी टेम्पो वाले को पकड़ के ले आए, मान लो मम्मी ने बोला बेटे थोड़ा सा ना सामान वहां पहुंचाना है, जा जा एक बार चौक पे ना वो टेम्पो वाला खड़ा होगा। अब आप कहे हेलो भाई साहब, ओए भाई साहब चलोगे क्या? हाँ भाई चलेंगे। भाई कितने रुपए लोगे भैया? 1000 रुपए लोगे। तो ये टेम्पो वाला कोई कंसाइनमेंट नोट इशू नहीं करेगा, तो इट डजंट मीन ये जीटीए बन गया। मतलब गवर्नमेंट कह रही जीटीए की डेफिनेशन में वही कवर होंगे जो पर्सन ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस देते हैं एंड साथ में जो कंसाइनमेंट नोट इशू करते हैं उसको जीटीए वाली कैटेगरी में कवर करेंगे, नहीं तो जीटीए वाली कैटेगरी में कवर नहीं करेंगे। बस ये पर ध्यान दो। तो 2 कंडीशन बस ध्यान देना, एक तो ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस होनी चाहिए एंड साथ में कंसाइनमेंट नोट इशू करना चाहिए। अगर है तो जीटीए है, नहीं तो जीटीए नहीं है। अच्छा ठीक है, अब एक बात मेरे को सोच के बताओ, वैसे मेरा क्वेश्चन ये है, गुड्स ट्रांसपोर्टेशन जो है वो हम किस किस माध्यम से कर सकते हैं? याद करो, आपको मैंने रेगुलर बैच के अंदर भी कहा था कि गुड्स ट्रांसपोर्टेशन जो है वो हम किसी भी माध्यम से कर सकते हैं। याद करो, मैंने कहा था कि गुड्स ट्रांसपोर्टेशन जो है वो हम किसी भी माध्यम से कर सकते हैं। आर बाय एयर की भी गुड्स ट्रांसपोर्टेशन हो सकती है, बाय वाटर रूट से भी हो सकती है, बाय रेल रूट से भी हो सकती है, फिर आपका बाय वेसल रूट से मतलब वाटर रूट से भी हो सकती है, फिर आपका बाय रोड से भी हो सकता है। तो पहले दिमाग में ये क्लैरिटी हो कि जो हमें गुड्स की ट्रांसपोर्टेशन करनी है वो किस किस माध्यम से हो सकती है। अब दूसरी क्लैरिटी दिमाग में ये लेके आओ, अगर ट्रांसपोर्टेशन बाय रोड हो सकती है तब हम आरसीएम का सोच सकते हैं। मैं दोबारा बोलूंगा, अगर ट्रांसपोर्टेशन बाय रोड हो सकती है
तब हम आरसीएम का सोच सकते हैं। अगर इसके अलावा किसी भी तरीके से ट्रांसपोर्टेशन हो रही है, पहले ये दिमाग में क्लैरिटी लेके आओ, उस केस में आरसीएम नहीं है। उस केस में आरसीएम नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा जीएसटी नहीं है, मैं ये कह रहा हूं आरसीएम नहीं है। तो पहले दिमाग में ये लेके आओ कि अगर हम ट्रांसपोर्टेशन बाय रोड कर रहे हैं, मैं ये नहीं कह रहा हर केस में आरसीएम लगेगा, बट आरसीएम लग सकता है। बट अगर रोड के अलावा किसी और तरीके से ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हैं तो फिर वहां पर आरसीएम एप्लीकेबल ही नहीं होगा, बस ये पर ध्यान दो। अब सबसे पहला ये पॉइंट चेक करो, अगर मैं बाय एयर गुड्स की ट्रांसपोर्टेशन कर रहा हूं तो भाई साहब जीएसटी लगेगा और फॉरवर्ड चार्ज में लगेगा। इस केस में कहीं पर भी आरसीएम नहीं है। तो पहला पॉइंट तो ये, आज अगर मान लो फ्लाइट के माध्यम से, एयरक्राफ्ट के माध्यम से गुड्स जाते हैं, और एक बात तो इंडिया से गुड्स इंडिया के बाहर जाते हैं, बाहर से इंडिया के अंदर गुड्स जाते हैं, तो सिंपल सी बात है कि ये तो बाय एयर ट्रांसपोर्टेशन होती है। तो अगर बाय एयर ट्रांसपोर्टेशन होती है तो फिर गवर्नमेंट ने बोला वहां पे कोई आरसीएम नहीं है, वहां पे फॉरवर्ड चार्ज की बातें होंगी, रिवर्स चार्ज की बातें नहीं होंगी। अगला, अगर ट्रांसपोर्टेशन जो हो रही है बाय वाटर रूट से हो रही है। अब वाटर रूट में दो केस होते हैं, एक तो इनलैंड वाटरवेज हो गया और दूसरा बाय वेसल हो गया। इनलैंड वाटरवेज जो होते हैं ये गवर्नमेंट ने कहा ये एग्जम्प्ट होते हैं। अच्छा, इनलैंड का मतलब पता है ना क्या होता है? ये जो इंडिया की बेस लाइन है, इसके बीच में यहाँ पर जो ये नदियां बनी हुई हैं, इसके माध्यम से जो ट्रांसपोर्टेशन हो रही है, गवर्नमेंट ने कहा ये सारी की सारी एग्जम्प्ट है, इस पर कोई भी जीएसटी नहीं है। सर अगर ट्रांसपोर्टेशन बाय वेसल के थ्रू हो रही है, अब अगर बाय वेसल के थ्रू हो रही है और स्पेसिफाइड गुड्स की ट्रांसपोर्टेशन हो रही है तो एग्जम्प्ट है। बट अगर अदर गुड्स की ट्रांसपोर्टेशन हो रही है फिर जीएसटी लगेगा और फॉरवर्ड चार्ज में जीएसटी लगेगा, बस ये पर ध्यान। तो यहां पे अब अगर मान लो स्पेसिफाइड गुड्स की ट्रांसपोर्टेशन है तो स्पेसिफाइड गुड्स की ट्रांसपोर्टेशन एग्जम्प्ट है, और अगर मान लो नॉन स्पेसिफाइड गुड्स की ट्रांसपोर्टेशन है तो गवर्नमेंट ने बोला फॉरवर्ड चार्ज है। अब दिमाग में क्वेश्चन आ रहा है, सर अगर ये स्पेसिफाइड गुड्स की ट्रांसपोर्टेशन है तो स्पेसिफाइड गुड्स का मतलब क्या है? भाई स्पेसिफाइड गुड्स कौन से स्पेसिफाइड गुड्स, उसको भी हम डिस्कस करते हैं कि स्पेसिफाइड गुड्स में क्या क्या आता है जी। सर जी मैं आरसीएम तब है ना जब रिसीवर बड़े बाप की औलाद हो। भाई ऐसा कोई रटना नहीं है, ठीक है ना। यहाँ पे हम ऐसा कोई रटने के लिए नहीं बैठे कि बड़े बाप की औलाद छोटे बाप की औलाद, वो मैंने रेगुलर बैच में याद करवाने के लिए थोड़ा सा आपको बताया था, बट ऐसा नहीं याद कर लेना बड़े बाप या छोटे बाप की औलाद। हमें अब जब एग्जाम है उसमें दिमाग में क्लैरिटी लेके आनी है कि यहाँ पे आरसीएम है और यहाँ पे नहीं है। अब बड़े बाप की औलाद अगर मान लो कहीं पे छोटे बाप की औलाद हो, अब तुम कहो जी मैं तो आरसीएम नहीं लिख के आ रहा, ठीक है, वो एक जनरल है, ठीक है ना, वो एक जनरल फंड है कि हाँ भाई जब सप्लायर बड़ा होगा रिसीवर छोटा होगा, गवर्नमेंट जनरली उस केस में गवर्नमेंट कह रही है आरसीएम लगा देंगे, बाकी इसको फिक्स नहीं करना जी। सर जीएसटी अमेंडमेंट शॉर्ट नंबर 7 समझनी, उसमें क्या है उसको फिर हम डिटेल में समझेंगे अमेंडमेंट क्लास के अंदर जी, ठीक है जी। चलो अब एक बार यहाँ पे वाटर रूट क्लियर हो गया। तो वाटर रूट में इनलैंड वाटरवेज एग्जम्प्ट है, वेसल में ध्यान रखना, वेसल में अगर स्पेसिफाइड गुड्स है तो एग्जम्प्ट है, नॉन स्पेसिफाइड गुड्स है तो फॉरवर्ड चार्ज है। अच्छा अगर मान लो ट्रांसपोर्टेशन बाय रेल हो रही है, तो बाय रेल हो रही है और स्पेसिफाइड गुड्स की ट्रांसपोर्टेशन है तो एग्जम्प्ट है, नॉन स्पेसिफाइड गुड्स की ट्रांसपोर्टेशन है तो फॉरवर्ड चार्ज यहां पे एप्लीकेबल हो जाएगा। अब यहां पर भी वक्त यहां पे भी आ रहा है स्पेसिफाइड गुड्स की ट्रांसपोर्टेशन। अब दिमाग में फिर ये डाउट आ रहा है स्पेसिफाइड गुड्स का मतलब क्या है, वो भी हम देखते हैं। अच्छा यहां पे जो स्पेसिफाइड गुड्स है सेम स्पेसिफाइड गुड्स यहां पर भी हैं, बस ये पर ध्यान दो। अब इधर देखो स्पेसिफाइड गुड्स का मतलब क्या है, याद करो आपको मैंने रेगुलर बैच में कैसे याद करवाया था। स्पेसिफाइड गुड्स का मतलब होता है ए मंडे को डेट पर चले, हेलो भाई साहब ओए इधर, ए मंडे को डेट पर चले। तो ए मंडे को डेट पर चलेगा मतलब क्या है, ए का मतलब तो हो गया एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, एम का मतलब हो गया मिल्क सॉल्ट फूड ग्रेन, फिर ओ का मतलब हो गया ऑर्गेनिक मैन्योर, एन का मतलब हो गया न्यूज़पेपर और मैगजीन, डी का मतलब हो गया डिफेंस और मिलिट्री इक्विपमेंट, ओ का मतलब हो गया कैलेमिटीज रिलीफ मटेरियल। तो मतलब इन गुड्स की ट्रांसपोर्टेशन अगर बाय वेसल हो रही है या बाय रेल हो रही है तो एग्जम्प्ट है। ये गुड्स आपको दिमाग में लेके चलने हैं, ये गुड्स आपको दिमाग में लेके चलने हैं। इन गुड्स की ट्रांसपोर्टेशन बाय वेसल हो रही है तो भी एग्जम्प्ट है, बाय रेल हो रही है तो भी एग्जम्प्ट है। इनके अलावा किसी गुड्स की ट्रांसपोर्टेशन हो रही है तो जीएसटी लगेगा और फॉरवर्ड चार्ज में जीएसटी लगेगा। अब यहां पे आओ, सर एक बात बताओ, अगर ट्रांसपोर्टेशन जो हो रही है अगर मान लो बाय रोड हो रही है तो क्या करेंगे जी। तो गवर्नमेंट ने कहा देखो भाई अगर बाय रोड हो रही है, मैं दोबारा बोलूंगा, अगर बाय रोड हो रही है
तो रोड में गवर्नमेंट ये बात कहती है, या तो हो रही है थ्रू जीटीए, या तो हो रही है थ्रू जीटीए। जीटीए का मतलब समझ गए ना, वो ट्रक वाले जो होते हैं, ट्रक वाले एंड वो कंसाइनमेंट नोट इशू कर रहे हो, या तो जीटीए के थ्रू हो रही है या थ्रू कोरियर एजेंसी हो रही है। ये जो स्पीड पोस्ट हो गया, डीटीडीसी हो गया, फिर उसके बाद आपका शिप रॉकेट हो गया, ये जितने भी कोरियर वाले होते हैं, डिलीवरी हो गया, ये सब कोरियर वाले या इसके थ्रू हो रही है, या अदर तरीके से हो रही है। मान लो बस से हो रही है, बाइक से हो रही है, रिक्शा से हो रही है, स्कूटर से हो रही है, ठीक है, ई रिक्शा से हो रही है, ठीक है, तो गवर्नमेंट गई अदर। तो अगर अदर रूट से ट्रांसपोर्टेशन हो रही है तब तो गवर्नमेंट ने कहा जी एग्जाम्प्ट है। अगर कोरियर एजेंसी के थ्रू हो रही है तो टैक्सेबल है, बट फॉरवर्ड चार्ज में टैक्सेबल है, यहां पर भी आरसीएम नहीं है। आरसीएम सिर्फ एक केस में है, अगर ट्रांसपोर्टेशन बाय रोड हो रही है और जीटीए के थ्रू हो रही है जी। अब यहां पे आओ जी, मान लो गुड्स की ट्रांसपोर्टेशन हो रही है, बाय रोड हो रही है, जीटीए के थ्रू हो रही है। अब यहां पे दो केस हैं। अब अगर जीटीए इन स्पेसिफाइड गुड्स की ट्रांसपोर्टेशन कर रहा है फिर तो भाई एग्जाम्प्ट है जी। स्पेसिफाइड गुड्स कौन से, वही ए मंडे को डेट पर चले, मैं दोबारा बोलूं, ए मंडे को डेट पर चले, अगर उन गुड्स की ट्रांसपोर्टेशन है तो फिर गवर्नमेंट ने बोला वो सारा एग्जाम्प्ट है, उस पर कोई भी जीएसटी नहीं है। हाँ, अगर ट्रांसपोर्टेशन अदर गुड्स की हो रही है, इन गुड्स को छोड़ के किसी भी गुड्स की ट्रांसपोर्टेशन हो रही है, यहां पे दो केस हैं, या तो जीटीए 12% वाला ऑप्शन लेगा या जीटीए 5% वाला ऑप्शन लेगा। सर जैसे आपने हमें कहा था पैसेंजर मोटर व्हीकल की रेंटिंग में दो रेट होते हैं 12 और 5, तो क्या जीटीए में भी दो रेट होते हैं? यस, यहां पर भी दो रेट हैं, 12% है, 5% है। अब 12% वाले केस में तो ये बात दिमाग खोल के सुन लो, फॉरवर्ड चार्ज है, वहां पे कभी आरसीएम नहीं लग सकता, यहां अगर जीएसटी लगेगा तो फॉरवर्ड चार्ज में लगेगा। अब अगर जीटीए ने 5% वाला ऑप्शन ली, अगेन 12% वाले में आईटीसी है, 5% वाले में नहीं है। अब अगर जीटी ने 5% वाला ऑप्शन लिया है, अब दो केस होंगे, या तो ये सर्विस दी है किसी रजिस्टर्ड पर्सन को या ये सर्विस दी है किसी अनरजिस्टर्ड को। अब अगर जीटीए ने, मैं दोबारा बोलूंगा, अगर जीटीए ने सर्विस दी है किसी रजिस्टर्ड पर्सन को तो भाई साहब यहां पे आरसीएम लगा दो जी। फिर यहां पे आरसीएम लगा दो, फिर वो रजिस्टर्ड पर्सन जो होगा वो गवर्नमेंट को जीएसटी पे करेगा। ये दिमाग में पहले क्लैरिटी लेकर आओ कि अगर जीटीए ने 5% का ऑप्शन लिया है और आरपी को सर्विस दी है, जीएसटी लगेगा, रिवर्स चार्ज में लगेगा, रिसीवर जीएसटी पे करेगा। अच्छा, अगर जीटीए ने सर्विस दी है किसी अनरजिस्टर्ड पर्सन को, अब अनरजिस्टर्ड पर्सन में दो कैटेगरी हैं, या तो वो स्पेसिफाइड अनरजिस्टर्ड है या वो नॉन स्पेसिफाइड अनरजिस्टर्ड है। अच्छा, स्पेसिफाइड अनरजिस्टर्ड कौन कौन से हैं? अगर जीटीए ने सर्विस दी है किसी फैक्ट्री को जो फैक्ट्री एक्ट में रजिस्टर्ड है, किसी सोसाइटी को, किसी कोऑपरेटिव सोसाइटी को, किसी पार्टनरशिप फर्म को इंक्लूडिंग एओपी, अगर इनको सर्विस दी है, चाहे ये अनरजिस्टर्ड ही क्यों ना हो, यहां पे आरसीएम लगेगा। गाबे के बच्चे ये बता यहां पे आरसीएम कैसे लगेगा जब ये अनरजिस्टर्ड है? याद करो सेक्शन 24 रजिस्ट्रेशन वाला, आपको मैंने करवाया था कि जो बंदा आरसीएम में पे करने के लायबल हो जाता है उसका रजिस्ट्रेशन कंपलसरी हो जाता है, तो इन्हें करवाना पड़ेगा रजिस्ट्रेशन, इन्हें करवाना पड़ेगा और फिर ये लोग यहां पे जीएसटी पे करेंगे, ये बात ध्यान दो। तो अगर ये अनरजिस्टर्ड भी हैं तो भी इनको रिवर्स चार्ज में जीएसटी देना है और इनको रजिस्ट्रेशन करवाना जो है वो कंपलसरी है। सर इसके अलावा अगर किसी अनरजिस्टर्ड को दी है तो भाई फिर एग्जम्प्ट है, फिर कोई जीएसटी एप्लीकेबल नहीं है। अब सुनो ध्यान से, यहां हमने आरसीएम पढ़ा, यहां हमने आरसीएम पढ़ा। अब देखो जहां फॉरवर्ड चार्ज है वहां तो कोई दिक्कत नहीं है, बट जहां हमने आरसीएम पढ़ा वहां पर भी फॉरवर्ड चार्ज वाला ऑप्शन दे दिया जाएगा। वहां पर भी याद है कि ये पॉइंट हमने किया था ऑथर टू पब्लिशर वाले केस में, सेम जीटीए वाले केस में भी है कि अगर जीटीए चाहता है कि फॉरवर्ड चार्ज में जीएसटी पे करना तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ऑप्शन वो ले सकता है, आरसीएम वाला ऑप्शन तुम छोड़ भी सकते हो। देखो री, आरसीएम आप नॉट एप्लीकेबल, एक्सरसाइज ऑप्शन ऑफ फॉरवर्ड चार्ज बाय डिक्लेरेशन, आपको डिक्लेरेशन फाइल करनी पड़ेगी। उस केस में फिर सप्लायर जो है वो इनवॉइस इशू करेगा, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि जब फॉरवर्ड चार्ज की बात है तो सप्लायर करेगा, रिवर्स चार्ज में भी सप्लायर करेगा। बट अगर रिसीवर, अगर सॉरी सप्लायर अनरजिस्टर्ड है उस केस में फिर रिसीवर सेल्फ इनवॉइस इशू कर देगा। ये सारी बातें कल हमने देखी थी। क्या बात समझ में आ रही है? अब एक बच्चा कह रहा है सर आपने ना यहाँ पे लिखा है अगर जीटीए सर्विस देगा आरपी को तो आरसीएम लगेगा, यहाँ पे लिखा है सब्जेक्ट टू एग्जम्पशन। सब्जेक्ट टू एग्जम्पशन का मतलब क्या है? सब्जेक्ट टू एग्जम्पशन ये जी, अगर रजिस्टर्ड पर्सन इनमें से कोई है तो फिर वो सर्विस एग्जम्प्ट है, चाहे वो रजिस्टर्ड पर्सन ही क्यों नहीं है। और इसमें कौन से लोग कवर हैं? गवर्नमेंट, गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट एजेंसी, अगर आप इनको सर्विस दे रहे हो तो फिर गवर्नमेंट ने बोला चाहे ये रजिस्टर्ड पर्सन ही क्यों नहीं है तो भी एग्जम्पशन वाली कैटेगरी में आ जाएंगे जी। बात खत्म जी। नहीं अभी 12% यहाँ पे
वैसे 12 की जगह 18 हो चुका है, बट अभी हमारे मॉड्यूल में भी 12% ही दिया हुआ है, इसलिए मैंने यहाँ पर 12% ही लिखा हुआ है। और वैसे एक बात बताऊँ, वैसे जनरली पेपर में कभी रेट की बात वो करता नहीं है, क्योंकि जीटीए में से जब भी क्वेश्चन बनेगा वो जनरली आरसीएम का ही बनेगा, और अगर जीटीए वाले केस में रेट नहीं दिया होगा, हम ये मान के चलेंगे 5% वाला ऑप्शन लिया जी। लोकल अथॉरिटी में तो अमेंडमेंट मैंने बता दी ना, डीडीए को लोकल अथॉरिटी नहीं मानना, बस वो तो एक छोटी सी डेफिनेशन में अमेंडमेंट आई है कि डीडीए को लोकल अथॉरिटी से बाहर निकाला है जी, डीडीए को लोकल अथॉरिटी से बाहर निकाल दिया। ठीक है जी, क्या इसको लॉक करें जी, क्या इसको हम लॉक करें? पर्सनल कैपेसिटी में एफटीएम कौन पे करेगा? डायरेक्टर पे करेगा भाई, डायरेक्टर फॉरवर्ड चार्ज में, डायरेक्टर सप्लायर है ना, तो फॉरवर्ड चार्ज में डायरेक्टर पे करेगा जी, फॉरवर्ड चार्ज में डायरेक्टर पे करेगा। ठीक है, चलो ये तो हो गया हमारा जीटीए वाला फंडा हो गया जी, यहाँ पे जीटीए वाला फंडा हो गया। अब इसके ऊपर आ जाओ जी, अब यहाँ पे आ जाओ, डीडीए का मतलब दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी जी, डीडीए का मतलब होता है दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी, डीडीए को लोकल अथॉरिटी की डेफिनेशन से बाहर निकाल दिया गया है, ये अमेंडमेंट आई है जी। ठीक है, अगर आपने अमेंडमेंट शॉर्ट्स देखे हो, वैसे अमेंडमेंट सारी यूट्यूब पे डाल दी है। आज हमारी लास्ट अमेंडमेंट है जीएसटी की, सारी अमेंडमेंट डल चुकी हैं, तो आई थिंक 16 शॉर्ट्स इनकम टैक्स के और 8 शॉर्ट जीएसटी के, 24 शॉर्ट्स के अंदर मैंने सारी अमेंडमेंट कवर कर लिए इनकम टैक्स और जीएसटी के, अगर आपको नहीं पता जी। ठीक है, तो मैंने कंसाइज वे में कवर कर लिया, डिटेल में भी लूंगा, बट डिटेल में लूंगा रिजल्ट आने के बाद। ठीक है ना, तो डिटेल में भी कराऊंगा, बट कम से कम उसको देख लेना, कम से कम जो बच्चा रिवाइज करना चाहता है या आइडिया लेना चाहता है कि कहां कहां पे अमेंडमेंट है, तो वो 24 शॉर्ट्स आप देख सकते हो जी। ठीक है, चलो अब एक बार यहाँ पे आ जाओ जी। अब यहाँ पे एक सर्विस जो है, ये गवर्नमेंट वाली सर्विस हमारी बैलेंस बची है कि गवर्नमेंट की सर्विस क्या है जी। अब यहाँ पे गवर्नमेंट कह रही है कि सर्विस प्रोवाइडेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी, लोकल अथॉरिटी, इनकी सर्विस पर भी आरसीएम की बात हो रही है, बट इनकी सर्विस पर भी हमेशा आरसीएम की बात नहीं हो रही। अब अगर गवर्नमेंट सर्विस दे रही है, तो गवर्नमेंट ने कहा देखो जी, अगर गवर्नमेंट के ये 4 डिपार्टमेंट सर्विस दे रहे हैं, सारे बच्चे कान खोल के सुन लो जी, अगर गवर्नमेंट के ये 4 डिपार्टमेंट सर्विस दे रहे हैं, तो फॉरवर्ड चार्ज है इस पे, जब भी जीएसटी लगेगा फॉरवर्ड चार्ज में लगेगा, कभी भी इस पे रिवर्स चार्ज में नहीं लग सकता। 4 डिपार्टमेंट कौन कौन से? पहला पोस्टल डिपार्टमेंट, दूसरा वेसल और एयरक्राफ्ट से रिलेटेड सर्विस, तीसरा गुड्स और पैसेंजर की ट्रांसपोर्टेशन, और चौथा रेलवे डिपार्टमेंट। मैं दोबारा कह रहा हूं, ये चारों दिमाग में डाल लेना, पोस्टल डिपार्टमेंट, पोर्ट और एयरपोर्ट, फिर गुड्स और पैसेंजर की ट्रांसपोर्टेशन और रेलवे डिपार्टमेंट। अगर ये 4 डिपार्टमेंट सर्विस दे रहे हैं, हमेशा फॉरवर्ड चार्ज है जब भी जीएसटी लगेगा, बस ये पर ध्यान दो, यहां कभी भी रिवर्सल एप्लीकेबल नहीं हो सकता। सर इन चारों सर्विस के अलावा कोई दूसरी सर्विस दी जा रही है, यहां पे आओ, अदर सर्विस लाइक बैंकिंग सर्विस हो गया, रेंटिंग की सर्विस हो गया, पासपोर्ट की सर्विस हो गया, वीजा की सर्विस हो गया, आधार कार्ड की सर्विस हो गया, ड्राइविंग लाइसेंस की सर्विस हो गया, पब्लिक कन्वीनियंस की सर्विस हो गया, जितनी भी सर्विस है इसको छोड़ के। अब अगर अदर सर्विस है, अदर सर्विस अगर नॉन बिजनेस एंटिटी को दी जा रही है, तब तो भैया एग्जम्प्ट है। नॉन बिजनेस एंटिटी मतलब कौन? हम लोग, हेलो हम सब जितने भी, ओए इधर देख ध्यान से, हम जितने भी हैं, हम सारे के सारे कौन है? हम सब नॉन बिजनेस एंटिटी हैं, तो हमें दी हुई सर्विस एग्जम्प्ट है, हमें दी हुई सर्विस एग्जम्प्ट है। सर अगर गवर्नमेंट ने सर्विस दी है किसी बिजनेस एंटिटी को, तो क्या होगा? 2 केस हैं, या तो वो इमूवेबल प्रॉपर्टी की सर्विस है या एनी अदर सर्विस है। अब अगर कोई गवर्नमेंट ने बिजनेस एंटिटी को रेंटिंग ऑफ इमूवेबल की सर्विस दी है, आज तुम सब जानते हो यार गवर्नमेंट के इतने बड़े बड़े ऑडिटोरियम हैं जहां पर बड़ी बड़ी कंपनी की एजीएम होती हैं, ईजीएम होती हैं, मीटिंग्स होती हैं, तो ये गवर्नमेंट से वो किराए पर ही तो लेते हैं। यार गवर्नमेंट के रामलीला मैदान दिल्ली के अंदर जो रामलीला मैदान है वो दिल्ली गवर्नमेंट का है, दिल्ली गवर्नमेंट से बहुत सारे लोग किराए पर लेते हैं। यार कई स्टेडियम गवर्नमेंट के हैं तो उसका रेंट आता है जी। तो कहना क्या चाह रहा हूं, रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी यार गवर्नमेंट बहुत करती है। तो अगर गवर्नमेंट ने सर्विस दी है रेंटिंग ऑफ इमूवेबल की, अब यहां पे 2 केस हैं, या तो ये दी है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट कोई, तो भैया एग्जम्प्ट है, भैया तो आपस में लेन देन हो रहा है। अगर ये अदर बिजनेस एंटिटी को दी है गवर्नमेंट को छोड़ के और कंसीडरेशन 5000 तक है, फिर तो एग्जम्प्ट है। अगर कंसीडरेशन 5000 से ज्यादा है
फिर यहाँ पे जीएसटी लगेगा आरसीएम में, प्रोवाइडेड ये बिजनेस एंटिटी जो है वो जीएसटी में रजिस्टर्ड पर्सन होनी चाहिए। बस ये पर ध्यान दो। तो क्रक्स क्या निकल के आ रहा है? क्रक्स ये निकल के आ रहा है कि अगर गवर्नमेंट रेंटिंग ऑफ इमूवेबल की सर्विस दे रही है किसी बिजनेस एंटिटी को जो जीएसटी में रजिस्टर्ड है, कंसीडरेशन 5000 से ज्यादा है, उस केस में आरसीएम लगेगा, नहीं तो आरसीएम नहीं लगेगा। ये तो हो गया रेंटिंग वाला फंडा। अच्छा, अगर कोई और सर्विस दी जा रही है बिजनेस एंटिटी को, अब बिजनेस एंटिटी अगर इसमें से कोई है, गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, यूनियन टेरिटरी है, फिर तो एग्जम्प्ट है। अगर अदर बिजनेस एंटिटी है, अब यहां पे एक्स्ट्रा पॉइंट है, अगर अदर बिजनेस एंटिटी है इसकी टर्नओवर थ्रेशोल्ड लिमिट तक है, फिर तो ये सर्विस एग्जम्प्ट है। अगर इसकी टर्नओवर थ्रेशोल्ड लिमिट से ज्यादा है और कंसीडरेशन 5000 तक है तो एग्जम्प्ट है। अगर कंसीडरेशन 5000 से ज्यादा है उस केस में कहीं जाके आरसीएम एप्लीकेबल होगा जी। अब रेगुलर बैच वाले बच्चों का तो मेरे को आइडिया है, बाकी सबने जितने बच्चे भी हैं यूट्यूब फैमिली के, मुझे नहीं पता कि आपने आरसीएम को एग्जम्पशन से इंटरलिंक करके पढ़ा या नहीं पढ़ा। अगर आपने इंटरलिंक करके पढ़ा होगा तब तो ये बात आपके पल्ले पड़ रही होगी, नहीं पढ़ा होगा तो आपको ये समझ में आ रहा होगा कि यार हमने तो आरसीएम की बहुत छोटी सी एंट्री की थी, इतनी बड़ी एंट्री कहां से आ गई? इतनी बड़ी एंट्री आ गई एग्जम्पशन से इंटरलिंक करके। मतलब आपके दिमाग में आइडिया होना चाहिए कि इससे रिलेटेड सर्विस जो है ना वो एग्जम्पशन में भी कवर है। अब जो एग्जम्पशन में है उस पर तो आरसीएम लगेगा ही नहीं ना भाई, जो सर्विस एग्जम्पशन में है उस पर आरसीएम क्यों लगेगा? तो हमें साथ साथ ये भी देखना पड़ेगा कि कौन कौन सी सर्विस एग्जम्पशन में है। तो अगर सर्विस जो जो एग्जम्पशन में है तो वो तो एग्जम्प्ट ही हो गया, जो एग्जम्पशन में नहीं है उस पे कहीं जाके आरसीएम जो होगा वो एप्लीकेबल होगा। बस ये पर ध्यान दो। क्या बात मेरी समझ में आ रही है? क्या इसको लॉक कर सकते हैं जी? डन। तो ये हमारा जो है ये वाला पॉइंट हमारा जो निकल के आ रहा है, ये पॉइंट हमारा गवर्नमेंट की सर्विस का यहाँ पे निकल के आ रहा है। तो अब जाके ये हमारी आरसीएम की सारी एंट्री जो है वो यहाँ पे खत्म हो जाती है। इतनी सर्विस पर आरसीएम है जी, ठीक है, इतनी ही सर्विस पर यहाँ पे आरसीएम है। बस ये पर ध्यान दो जी। डन। अच्छा, अब यहाँ पे आ जाओ। अब जो मुझे उम्मीद है इस बार के एग्जाम में जो क्वेश्चन बन सकता है वो मेरे को उम्मीद है सेक्शन 9(5) में से क्वेश्चन बन सकता है जी। सेक्शन 9(5) मुझे इस बार के एग्जाम में उम्मीद है कि 9(5) में से तुम्हें क्वेश्चन देखने को मिल सकता है जी। अब बच्चा कह रहा है सर ये 9(5) क्या है? 9(5) है बिचौलियों का, 9(5) है बिचौलियों का। समझ के बिचौलिया कौन है? समझ के ना, बिचौलिए जितने भी ऑनलाइन वेबसाइट वाले हैं आप चेक करो सर, ये सब के सब बिचौलिए ही तो हैं। आपको मैं बिचौलियों के नाम गिनवाता हूँ, आपको मैं बिचौलियों के नाम गिनवाता हूँ। अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, स्विगी, जोमेटो, फूड पांडा, फिर बिग बास्केट, ठीक है। उसके बाद फिर और बताओ, और अपना हो गया मिंत्रा हो गया, ठीक है, बुक माई शो हो गया, मेक माई ट्रिप हो गया, booking.com हो गया, GoIbibo होगा, अगोड़ा हो गया, ओयो हो गया, उबर हो गया, ठीक है। उसके बाद फिर आपका अर्बन क्लैप हो गया, मतलब अर्बन कंपनी हो गया, फिर जस्ट डायल हो गया। ये सब के सब, ये सब के सब जो हैं ये ईसीयू हैं। मतलब जितने भी ऑनलाइन वेबसाइट वाले हैं ना ये सब के सब ईसीयू है जी। लीगल सर्विस हो चुकी है जी हमारी, लीगल सर्विस हम कल कर चुके हैं, ऐसा नहीं हमने कुछ छोड़ा नहीं है। अगर आपने कल वाली क्लास अटेंड की हो तो कल हमने सारी लीगल सर्विस को भी रिवाइज किया है, तो हमारा कुछ पेंडिंग नहीं है। लीगल सर्विस हमने कल वाली क्लास में डिस्कस कर ली थी, ठीक है। हाँ, मीशो हो गया, इंस्टामार्ट हो गया, ठीक है, जेप्टो हो गया, ये सब ब्लिंकिट हो गया, ये सब की सब जो हैं ये सब ईसीयू हैं। अच्छा, अब सुनो ध्यान से, मैं थोड़ा सा आपको रिकॉल करवाता हूं। अब होता क्या, एक बात मेरे को बताना, इधर देखो ध्यान से। अब ये ईसीओ है, आपने मेरे सामने ईसीओ के नाम ले दिए। अच्छा, एक बात बताओ, क्या ईसीओ के माध्यम से, मतलब ये होता है सप्लायर, ये होता है रिसीवर, ठीक है ना, ये होता है सप्लायर, ये होता है रिसीवर। अब ये सप्लायर है, ये रिसीवर है, और बीच में ईसीओ है। मैं बस एक बार जानना चाह रहा हूं, क्या सप्लायर इस रिसीवर को ईसीओ के माध्यम से गुड्स प्रोवाइड करवा सकता है? हाँ या ना बता दो बस। क्या सप्लायर ईसीओ के माध्यम से रिसीवर को गुड्स सप्लाई करवा सकता है? यस या नो? बिल्कुल करवा सकता है जी। मैं दोबारा बोलूंगा, क्या सप्लायर ईसीओ के माध्यम से रिसीवर को गुड्स सप्लाई करवा सकता है? बिल्कुल करवा सकता है। अच्छा, क्या सप्लायर ईसीओ के माध्यम से रिसीवर को सर्विस की सप्लाई करवा सकता है? बिल्कुल करवा सकता है यार। अच्छा, आप मेरे को एग्जांपल दे सकते हो जी? आप मेरे को एग्जांपल दे सकते हो? भाई गुड्स के तो दुनिया जहान के एग्जांपल है। अरे अमेजोन से आप गुड्स मंगा रहे हो, मिंत्रा से गुड्स मंगा रहे हो, फ्लिपकार्ट से गुड्स मंगा रहे हो, मीशो से गुड्स मंगा रहे हो, तो बहुत आजकल तो ऑनलाइन जेप्टो से गुड्स मंगा रहे हो, स्विगी से गुड्स मंगा रहे हो, ब्लिंकिट से गुड्स मंगा रहे हो, तो गुड्स की सप्लाई तो ईसीओ के माध्यम से हो ही रही है। अब ये बात कान खोल के सुन लो,
अगर कोई सप्लायर ईसीओ के माध्यम से गुड सप्लाई करा रहा है तो इस पे जीएसटी ये सप्लायर ही पे करेगा फॉरवर्ड चार्ज में। बात खत्म। पहले तो ये दिमाग में डालो, पहले तो ये दिमाग में डाल लो जी, ठीक है ना। छोटा छोटा करके रिकॉल करोगे चीजें याद हो जाएंगी कि गुड्स वाले केस में 95 नहीं है, यहां पे 95 नहीं है, यहां पे जो भी जीएसटी होगा वो सप्लायर पे करेगा। सर फिर ईसीओ क्या करेगा? ईसीओ यहां पर टीसीएस कलेक्ट करेगा 0.5% के रेट से। याद आपको मैंने रेगुलर बैच के अंदर कहा था कि ईसीओ या तो जीएसटी पे करने के लायबल होता है, ईसीओ या तो टीसीएस कलेक्ट करने के लायबल होता है, और ईसीओ टीसीएस वहां कलेक्ट करता है जहां ईसीओ जीएसटी पे नहीं करता, और ईसीओ गुड्स वाले केस में जीएसटी पे नहीं करता। तो ईसीओ में इसमें जीएसटी कौन पे करेगा? सप्लायर। ईसीओ का पावर है, ईसीओ टीसीएस कलेक्ट करेगा। जब सामने वाले बंदे से वो पेमेंट लेगा तो 0.5% साथ में टीसीएस भी लेगा, फिर ये टीसीएस गवर्नमेंट को जमा कराएगा, और ये टीसीएस इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में जमा हो जाएगा। ये बातें हमने पेमेंट ऑफ जीएसटी के अंदर भी डिस्कस की थी, अगर आपको याद आ रहा हो कि जो तुम्हारा टीसीएस कलेक्ट हुआ ये तुम्हारे कैश लेजर में जमा हो जाएगा। बस ये पर ध्यान दो। क्या याद आ रही है? पक्का पक्का। अब यहां पे आओ। अच्छा, अब क्या ईसीओ सर्विस भी प्रोवाइड करता है? सॉरी, क्या सप्लायर ईसीओ के माध्यम से सर्विस भी देता है? बहुत सारी सर्विस देता है। आपको मैं कितनी सर्विस गिनाऊं? बुक माई शो हो गया, बुक माई शो सर्विस दे रहा है। फिर यस मैडम है, सैलून की सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। और एस्ट्रोटोक है, ये जो कुंडलियां मुंडलियां, कुंडली, राहु, केतु, चंद्रमा, सूर्य, ये सब कुंडलियां जो है एस्ट्रोटॉक के थ्रू ये सर्विस दी जा रही है। डॉक्टर्स, आई थिंक मेरे ख्याल से कौन सी ऐप है, प्रोएक्टो करके कोई ऐप है, उसके थ्रू डॉक्टर अपनी कंसल्टेंसी की सर्विस दे रहे हैं। आज एडवोकेट्स कंसल्टेंसी की सर्विस दे रहे हैं, ठीक है। और फॉर एग्जांपल, और अपने अपना अपना हाँ अपना वो ओला और उबर कैब है तो पैसेंजर की ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस दे रहे हैं। Booking.com है, ओयो है, और गोवाई बीबो है, अगोड़ा है, एकोमोडेशन की सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। पोर्टर है तो पोर्टर जो है वो डिलीवरी की सर्विस, लोकल डिलीवरी की सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। तो ये अर्बन कंपनी है, अर्बन कंपनी हाउस कीपिंग की सर्विस। तो दुनिया जहान की सर्विस ईसीओ के माध्यम से प्रोवाइड करवाई जा रही है। अब गवर्नमेंट कह रही देखो जी, अगर ईसीओ के माध्यम से सर्विस दी जा रही है, अब इसमें दो कैटेगरी होंगी, या तो जो वो सर्विस दे रहा है, या तो वो दे रहा है स्पेसिफाइड सर्विस, एसपीएस, स्पेसिफाइड सर्विस, या वो सर्विस दी जा रही है अदर देन स्पेसिफाइड सर्विस। अब अगर ईसीओ के माध्यम से अदर देन स्पेसिफाइड सर्विस दी जा रही है तो यहां पर भी जीएसटी सप्लायर पे करेगा फॉरवर्ड चार्ज में, ईसीओ जो है वो टीसीएस कलेक्ट करेगा। ये बात क्लियर है भाई? अगर मान लो ये अदर सर्विस दी जा रही है ईसीओ के माध्यम से तो यहां पर भी जीएसटी सप्लायर पे करेगा, ईसीओ टीसीएस कलेक्ट करेगा। सर तो फिर ये स्पेसिफाइड सर्विस कौन सी है वो मैं आपको बता रहा हूं, और यहां पर अमेंडमेंट भी आई है। अमेंडमेंट शॉर्ट्स के अंदर भी डिस्कस की थी, रेगुलर बैच के अंदर भी डिस्कस की थी, अभी भी डिस्कस कराऊंगा यहां पे क्या गवर्नमेंट कहना चाहती है और कौन कौन सी सर्विस को नोटिफाई किया गया है। तो सबसे पहली सर्विस जो यहां पे नोटिफाई की गई है, इधर देखो ध्यान से, पहली सर्विस तो है प्रोवाइडिंग एकोमोडेशन। मान लो यहाँ पे प्रोवाइडिंग एकोमोडेशन, प्रोवाइडिंग एकोमोडेशन का मतलब कौन सा हो गया? Booking.com हो गया, मेक माई ट्रिप हो गया, ओयो हो गया, गोआई बीबो हो गया, अगोड़ा हो गया, ये सब एकोमोडेशन की सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। तो गवर्नमेंट की एक सर्विस तो यहाँ पर ये है, एक सर्विस तो यहाँ पर ये है। दूसरा फिर यहाँ पे आ रहा है हाउस कीपिंग। हाउस कीपिंग में क्या आ गया? अर्बन कंपनी आ गया, अर्बन क्लैप आ गया, तो हाउस कीपिंग की सर्विस अर्बन कंपनी के थ्रू दी जा रही है। तीसरा यहाँ पे आ गया रेस्टोरेंट की सर्विस, बट रेस्टोरेंट की सर्विस भी हर केस में नहीं। गवर्नमेंट कह रही है अगर ये रेस्टोरेंट किसी ऐसे होटल में है जिसका रूम रेंट, किसी भी एक रूम का रेंट 7500 रुपए पर डे से ज्यादा है, तो ये रेस्टोरेंट बड़े बाप की औलाद है। अगर ये रेस्टोरेंट, जैसे अगर मान लो कोई जो बाहर रेस्टोरेंट, जितने भी बाहर रेस्टोरेंट हैं, फिर तो 95 लगेगा ही लगेगा, फिर तो ये स्विगी जोमेटो वाले जीएसटी पे करेंगे। बट स्विगी जोमेटो पे ना कई बार 5 स्टार होटल भी लिस्टेड होते हैं। आपने 5 स्टार होटल से खाना मंगाया, मतलब होटल में रेस्टोरेंट है उससे खाना मंगाया आपने, तो गवर्नमेंट कह रही है अब तुमने खाना मंगाया होटल के रेस्टोरेंट से, तो अगर वो रेस्टोरेंट ऐसे होटल में जिसमें किसी भी एक रूम का रेंट 7500 पर डे से ज्यादा है, तो ये रेस्टोरेंट बड़े बाप की औलाद है, इसमें होटल वाला ही जीएसटी पे कर लेगा, इसमें ईसीओ जीएसटी पे नहीं करेगा। बट अगर कोई रेस्टोरेंट ऐसे होटल में है जहां का रूम रेंट 7500 पर डे से कम है, या मतलब 7500 रुपए पर डे तक है,
तो भैया फिर ईसीओ पे करेगा। और अगर कोई रेस्टोरेंट किसी होटल में ही नहीं है तो वैसे ही वहां पर ईसीओ पे करेगा। आपने स्विगी से, जोमेटो से, ऑनलाइन जितना भी तुम खाना मंगाते हो ना, सब में स्विगी जोमेटो पे करते हैं। क्योंकि मुझे नहीं लगता आपने किसी ऐसे रेस्टोरेंट से खाना मंगाया होगा जो किसी ऐसे होटल में होगा जिसका रूम रेंट 7500 पर डे से ज्यादा होगा। अगर मंगाया है तो फिर वहां सप्लायर पे करेगा, नहीं तो हर केस में ईसीओ पे करेगा। जी, बात समझ में आ रही है? तो मेरे ख्याल से हम तो नॉर्मल खाना मंगाते हैं, कभी वीर जी मलाई चाप वाले से मलाई चाप मंगा ली, ठीक है, कभी कभी हमने बिरयानी मंगा ली, तो भैया ये तो नॉर्मल बाहर दुकानें होती हैं, इनसे मंगाते हैं, तो इनमें तो हमेशा 9-5 लगता ही है जी, इनमें तो हमेशा 9-5 लगता ही है। उसके बाद यहाँ पे आओ जी। उसके बाद गवर्नमेंट कहती है अगला है पैसेंजर की ट्रांसपोर्टेशन। अब पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस पे भी 9-5 है। यहाँ पे दो केस हैं, या तो ओमनी बस, या फिर अदर व्हीकल। अब अगर ओमनी बस की बुकिंग हो रही है और ओमनी बस का सप्लायर कंपनी है, मतलब बड़ा बाप की औलाद है, तो फिर गवर्नमेंट करी यहाँ पे सप्लायर पे करेगा। बट अगर ओमनी बस का सप्लायर नॉन कंपनी है तब ईसीओ पे करेगा। और अगर अदर व्हीकल का मतलब हो गया ओला कैब, उबर कैब, आपने टैक्सी बुक कराई है, आप नॉर्मल कैब बुक कराते हो, तो उसमें भी ईसीओ यहाँ पे जीएसटी पे करने के लायबल होगा। बस ये पर ध्यान दो। अगर रेस्टोरेंट होटल में नहीं है तो ईसीओ, फिर तो ईसीओ पे करेगा। ये पॉइंट तब है जब रेस्टोरेंट होटल में है और वो भी रूम रेंट इतने से ज्यादा है। अगर रेस्टोरेंट किसी होटल में ही नहीं है तो हमेशा ईसीओ ही पे करेगा। बस ये पर ध्यान दो। फिर तो रेस्टोरेंट अगर होटल में नहीं है तो ईसीओ पे करेगा। अच्छा, ये तो होगी हमारा ये वाला पॉइंट। अब यहाँ पे एक सर्विस इन्होंने ऐड की है, वो है लोकल डिलीवरी की सर्विस। ठीक है, लोकल डिलीवरी की सर्विस कब भाई? अगर मान लो लोकल डिलीवरी की सर्विस कब, अगर सप्लायर खुद रजिस्ट्रेशन करवाने के लायबल है 20:1 में। वो मैंने आपको क्लास के अंदर भी कहा था कि भैया जब सप्लायर बड़ा है तो फिर तो सप्लायर ही पे कर देगा। ये बात तब की है जब सप्लायर छोटा है, मतलब सप्लायर लायबल नहीं है। अच्छा, लोकल डिलीवरी का मतलब क्या होता है? एक बात बताओ, तुम्हारे पास जो खाना आता है स्विगी से, जोमेटो से, क्या पैदल आता है या कोई आते हैं वो बाइक वाले आते हैं? अच्छा, ये बाइक वाले जो बाइक वाले जो सर्विस देने आ रहे हैं, आपको नहीं लग रहा ये जोमेटो सर्विस ले रहा है लोकल डिलीवरी की? भाई कायदे से जोमेटो वाले लोकल डिलीवरी की सर्विस ले रहे होंगे ना, क्योंकि इनके पास सारे डिलीवरी बॉय रजिस्टर्ड होंगे। तो अल्टीमेटली यहाँ पे लोकल डिलीवरी की सर्विस ली जा रही है। आपने एक ऐप देखी होगी पोर्टर, मैं दोबारा बोलूंगा, आपने एक ऐप देखी होगी पोर्टर। पोर्टर के थ्रू आप सामान एक जगह से दूसरी जगह पर भिजवा सकते हो। आजकल उबर के अंदर भी आ रहा है, वो कोरियर वाला। अगर आप देखोगे उबर के अंदर भी देखोगे ना, उबर के थ्रू भी आप सामान भिजवा सकते हो। तो जितने भी ये डिलीवरी बॉय होते हैं ना, जो ये डिलीवरी बॉय होते हैं, ये उनकी बात यहां पे हो रही है कि अगर मान लो ईसीओ के माध्यम से लोकल डिलीवरी की सर्विस प्रोवाइड करवाई जा रही है, अब ये लोग भी यहां पे आ चुके हैं, इनकी सर्विस पर जीएसटी भी ईसीओ पे करेगा। क्योंकि सप्लायर, यार एक बात तो, ये बाइक वाले सप्लायर छोटे मोटे सप्लायर ही तो होते हैं। अब गवर्नमेंट कहां इनसे जीएसटी लेने जाएगी? एक्चुअल में सप्लायर तो यही लोग हैं ना। तो ईसीओ बड़ा है और नॉर्मली ये डिलीवरी वाले देते भी ईसीओ के माध्यम से ही है। तो गवर्नमेंट ने कहा ईसीओ को पकड़ लो, ईसीओ इस पे जीएसटी पे करेगा लोकल डिलीवरी वाले केस में। ये नई सर्विस इन्होंने यहां पे ऐड की है, बस ये पर ध्यान दो। तो अभी टोटल मिला के 9-5 में ये सर्विस आ रही है। टोटल मिला के आपकी 9-5 में ये सर्विस आ रही है। 7500 से ज्यादा है, 7500 से मोर देन आई थिंक मोर देन यहां पर है 7500 तक यहां पे है, और 7500 से ज्यादा यहां पे है जी। सर एक बार एग्जांपल बताना डिलीवरी बॉय वाला क्या होता है? मेरे भाई एक बात मेरे को बता, यहाँ पर ये जोमेटो है, स्विगी है, ब्लिंकिट है, तो ये डिलीवरी बॉय इसके माध्यम से तेरे को सर्विस नहीं दे रहा। भाई कहीं ना कहीं तुम्हें खाने के साथ में ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस नहीं मिल रही है ना, और उसी में वो सारे पैसे इंक्लूड होते हैं। बट ये जोमेटो वाले तो डिलीवरी बॉय को पे करते होंगे, तो ये जो सर्विस दी जा रही है ईसीओ के माध्यम से ही तो दी जा रही है। अब एक्चुअल में सप्लायर तो ये डिलीवरी बॉय वाला है, ये बेचारा कहां से जीएसटी पे करेगा? तो गवर्नमेंट कह रही है ये जो सर्विस दी जा रही है इसके माध्यम से यहाँ स्विगी जोमेटो वालों को पकड़ लो, तो अब यहाँ पे 9-5 लगा दो, तो ये यहाँ पे जीएसटी पे करेंगे। बस ये पर ध्यान दो, ये यहां पे जीएसटी पे करेंगे जी। वो इसकी बात यहां पे कर रहे हैं जी। नहीं नहीं, फाइनल कॉस्ट क्यों इंक्रीज होगा भाई? पहले भी जीएसटी लगता था, फॉरवर्ड चार्ज में लगता था, अब गवर्नमेंट ने ईसीओ में कवर कर दिया। बस अब गवर्नमेंट ने कंप्लाइंस थोड़े से इजी कर दिए कि भैया ईसीओ कंफर्टेबली जीएसटी पे कर देगा, तुम्हें कंप्लाइंस पूरे करने की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है। वो ये बात कहना चाहते हैं जी। ठीक है,
चलो, तो ये हमारा 9,500 यहाँ पे निकल के आ रहा है जी। अब एक बस एक मेरे को बता दो सिंपल सी बात, या तो ईसीओ क्या पे करेगा, ये देखो जी, ये नीचे एक क्लैरिफिकेशन आई है रेस्टोरेंट सर्विस वाले केस में, रेस्टोरेंट सर्विस वाले केस में। और ये बता क्लैरिफिकेशन क्या कहती है, वही मैं बता रहा हूँ। जैसे मान लो ईसीओ है, अगर ईसीओ रजिस्टर्ड है अपने लिए तो उसको अलग से रजिस्ट्रेशन करवाने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। जैसे मान लो मेरी वेबसाइट रजिस्टर्ड है, अब किसी को मेरी वेबसाइट के थ्रू सामान बेचना है तो अलग से रजिस्ट्रेशन करवाने की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि वो ऑलरेडी रजिस्टर्ड है। बस मैं आपसे एक बात जानना चाहता हूं, मेरे को सारे बच्चे बताना, ईसीओ या तो क्या पे करता है, जीएसटी। सारे बच्चे बोलो क्या पे करता है, जीएसटी। और अगर ईसीओ जीएसटी पे नहीं करता, उस केस में ईसीओ क्या करता है, उस केस में ईसीओ टीसीएस कलेक्ट करता है। बस ये दिमाग में लेके चलना, या तो ईसीओ जीएसटी पे करता है या ईसीओ टीसीएस कलेक्ट करके गवर्नमेंट को देता है। ये दोनों चीजें एक साथ नहीं होती, बस ये पर ध्यान दो। तो जो सर्विस स्पेसिफाइड है, मैं फिर बोलूंगा, जो सर्विस स्पेसिफाइड है उसमें ईसीओ जीएसटी पे कर सकता है, और जो स्पेसिफाइड नहीं है उसमें सप्लायर जीएसटी पे करेगा, बट ईसीओ टीसीएस कलेक्ट करेगा, ये गवर्नमेंट को जमा कराएगा, फिर ये पैसा कैश लेजर में जमा हो जाएगा, और बाद में जब जीएसटी पे करने जाएंगे तो ये कैश लेजर वाला पैसा इस जीएसटी की लाइबिलिटी से एडजस्ट भी कर सकते हो। ये बात यहां पे निकल के आ रही है। अच्छी, क्या बात मेरी समझ में आ रही है? ठीक है। अच्छा, अब एक मिनट यहाँ पे आना जी, इधर देखो ध्यान से। अब एक बार यहाँ पे देख लो क्वेश्चन जी। वैसे हैं तो क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल सिंपल, कभी इसमें से खास मुश्किल क्वेश्चन बने नहीं है। अच्छा, आप वो आपको बताओ, केस स्टडी बेस मतलब केस बेस्ड क्वेश्चन इंस्टीट्यूट ने इशू कर दिए, और डीटी के भी इशू कर दिए, जीएसटी के भी कर दिए। रेगुलर बैच वाले बच्चों को भी मैंने कहा था, आई थिंक अभी 1 या 2 दिन पहले ही इशू किए हैं। तो एक बार पहले हम रिवीजन देख लेते हैं, और मार्च के मिड में, ठीक है, मार्च के मिड में उसको भी हम डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, नहीं, एक बार पहले रिवीजन प्लस में एक क्वेश्चन देख लेते हैं, और फिर मार्च के मिड में हम उसको भी देख लेंगे। तो उसके लिए भी आप निश्चिंत रहना, जब आपको खुद प्रैक्टिस करनी है आप साथ साथ कर सकते हो, वो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, वो पीडीएफ आप इंस्टीट्यूट की वेबसाइट से जाके भी डाउनलोड कर सकते हो, नहीं तो जो आपको मैंने ड्राइव का लिंक दे रखा है उसमें डाल दिया मैंने, जो मैंने आपको ड्राइव का लिंक दे रखा है ना उसमें डाल दिया मैंने जी, उसके अंदर मैंने डाल दिया। ठीक है, तो वो निश्चिंत रहना, उसके लिए वो भी देख लेंगे। ठीक है, सब देख लेंगे, टेंशन ना लो। आओ जी, अब एक बार फटाफट से आओ जी, क्वेश्चन नंबर 1 पे आओ। पहला क्या कह रहा है जी, पहला कह रहा है स्टेट द पर्सन लाइबल टू पे जीएसटी। बताओ इन केस में जीएसटी कौन पे करेगा, अगर रिसीवर टैक्सेबल टेरिटरी में। ठीक है, पहला है सर्विस प्रोवाइडेड बाय आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल टू बिजनेस एंटिटी, ये तो हमने कल ही किया था, ये तो हमने कल ही किया था। अगर आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल अगर बिजनेस एंटिटी को सर्विस दे रहा है जी, मेरे को सारे बच्चे बोलो, आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल अगर बिजनेस एंटिटी को सर्विस दे रहा है तो सारे बच्चे बोल दो फटाफट से, इस केस में क्या लगेगा, इस केस में आरसीएम जो है वो एप्लीकेबल होगा जी, इस केस में आरसीएम जो है वो एप्लीकेबल हो जाएगा। अच्छा, यहां पे अगला पॉइंट, स्पॉन्सरशिप की सर्विस प्रोवाइडेड बाय कंपनी, कंपनी मतलब बॉडी कॉर्पोरेट, और किसको दे रहा है, इंडिविजुअल, तो भाई यहाँ पे तो फॉरवर्ड चार्ज लगेगा, यहाँ पे आरसीएम नहीं लग सकता। मैं दोबारा बोलूंगा, यहाँ पे आरसीएम नहीं लग सकता। अच्छा, इसके आंसर में ना बस ये चेंज करना है, जीएसटी ऑफ स्पॉन्सरशिप सर्विस प्रोवाइडेड बाय एनी पर्सन। अब यहाँ पे एक अमेंडमेंट आ गई थी, एनी पर्सन अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट। ठीक है ना, क्योंकि ये अब लाइन पूरी है जो आरसीएम के अंदर है, कि अगर कोई पर्सन बॉडी कॉर्पोरेट को छोड़कर अगर बॉडी कॉर्पोरेट या पार्टनरशिप फर्म को सर्विस देगा उस केस में आरसीएम लगेगा, बस ये पर ध्यान दो। तो यहां पर ये पॉइंट चेंज करना है। आगे फिर रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी सर्विस प्रोवाइडेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट टू रजिस्टर, ये भी पॉइंट अभी हमने कंप्लीट किया। याद करो, गवर्नमेंट अगर रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी की सर्विस दे रही है किसी रजिस्टर्ड एंटिटी को तो आरसीएम लगेगा। हम ये मान के चलेंगे कंसीडरेशन 5,000 से ज्यादा ही है, तो यहां पर अब जो है जीएसटी जो है सप्लाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूटी, लोकल अथॉरिटी, रेंटिंग ऑफ इमूवेबल टू रजिस्टर्ड पर्सन, तो यहां पे आरसीएम की एप्लीकेबिलिटी हो जाएगी, बस ये पर ध्यान दो। ईसीओ जीएसटी अपने पॉकेट से क्यों देगा, कस्टमर से कलेक्ट करेगा जैसे नॉर्मल करते हैं। भाई सिर्फ लाइबिलिटी शिफ्ट हो रही है, लाइबिलिटी शिफ्ट हो रही है, बर्डन तो कस्टमर की जेब पे आना है भाई, बर्डन तो कस्टमर की जेब पे आना है। डिलीवरी पर्सन लाइबल है रजिस्ट्रेशन के लिए, देन उस केस में ईसीओ क्यों पे करेगा जी, उस केस में ईसीओ पे नहीं करेगा। वो तो मैंने आपको बताया भी था कि अगर वो 20 to 1 में लाइबल हो जाता है तो फिर तो ऑब्वियस सी बात है सप्लायर पे करेगा।
ठीक है ना। फिर तो क्योंकि सप्लायर अगर लाइबल है तो फिर सप्लायर पे करेगा, नहीं है तो फिर ईसीओ पे करेगा जी, फिर उस केस में ईसीओ आएगा जी। अगले पॉइंट पर आओ जी। नेक्स्ट, अब विवेक गोयल, हाँ जी, विवेक गोयल एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है A2Z प्राइवेट लिमिटेड, अपॉइंटेड इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, हैज रिसीविंग सिटिंग फीस अमाउंटिंग 1 लाख टू A2Z प्राइवेट लिमिटेड फॉर अटेंडिंग द बोर्ड मीटिंग, हु इज द पर्सन लाइबल टू पे टैक्स इन दिस। अब मेरे को सारे बच्चे बोल दो, डायरेक्टर वाला केस है जी। हाँ जी, डायरेक्टर वाला केस है, डायरेक्टर वाला केस है। एंड यू प्लेस ऑर्डर ऑनलाइन वोंट कम इन ईसीओ। हाँ तो अगर अगर उसमें ईसीओ आ ही नहीं रहा फिर तो वो नॉर्मल सर्विस होगी ना। ऐसा तो आप अगर मान लो वीरजी मलाई चाप वाला है, अब अगर वीरजी मलाई चाप वाला है, अगर डायरेक्टली मान लो मैं वहां जाके चाप खा रहा हूँ तो फिर ईसीओ बीच में कहीं आ ही नहीं रहा उस केस में, तो वहां तो फिर मतलब वो जहां पे ईसीओ की बात नहीं होगी, जहां जो ईसीओ से बाहर हो गया तो वहां पे 9(5) की बात ही नहीं आएगी जी। ठीक है जी। चलो अब मेरे को फटाफट से बताओ जी, यहां तक क्लियर है। तो डायरेक्टर की सर्विस बताओ जी। अब डायरेक्टर सर्विस दे रहा है कंपनी को तो जीएसटी कौन पे करेगा, कंपनी पे करेगी, डायरेक्टर पे नहीं करेगा। रीजन क्योंकि ये पॉइंट जो है वो आरसीएम में एप्लीकेबल हो जाएगा जी। ठीक है, अब अगले पॉइंट पर आओ जी। नेक्स्ट पॉइंट पर आओ, पॉइंट नंबर 3। रघु एसोसिएट, ध्यान से, रघु एसोसिएट प्रोवाइडेड स्पॉन्सरशिप सर्विस टू वी विन क्रिकेट अकेडमी एन LLP, डिटरमाइन द पर्सन लाइबल टू पे जीएसटी। अब एक बात मेरे को बताओ, यहां पर स्पॉन्सरशिप की सर्विस प्रोवाइड कर रहा है रघु एसोसिएट। अच्छा, रघु एसोसिएट कौन है? नॉन बॉडी कॉरपोरेट है, नॉन बॉडी कॉर्पोरेट है। और किसको सर्विस दे रहे हैं? एलएलपी को सर्विस दे रहे हैं। अब अगर नॉन बॉडी कॉर्पोरेट एलएलपी को सर्विस दे रहा है, यहां पे आरसीएम लग जाएगा जी। यहां पे क्या लगेगा? आरसीएम। अब यहां पे आंसर में भी चेंज करना पड़ेगा, इन केस सर्विस प्रोवाइडेड बाय एनी पर्सन नहीं है, बाय एनी पर्सन अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट, ये लाइन यहां पे ऐड करनी पड़ेगी, अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट जी। अच्छा, एक बात मेरे को और बताना है यहाँ पे, अगर मान लो यहाँ पे रघु एसोसिएट की जगह अगर मान लो यहाँ पे कोई कंपनी होती, मान लो कोई कंपनी है, तो अगर यहाँ पे कोई कंपनी होती उस केस में क्या होता फिर? भाई मेरा क्वेश्चन बस इतना सा है कि अगर रघु एसोसिएट की जगह कंपनी होती, सर्विस देने वाला बॉडी कॉर्पोरेट होता, चाहे सामने एलएलपी होता बट देने वाला बॉडी कॉर्पोरेट होता, उस केस में क्या लगाते हैं? आरसीएम में फॉरवर्ड चार्ज। फिर यहाँ पे भाई मेरे फॉरवर्ड चार्ज, मैं दोबारा बोलूंगा, फिर यहाँ पे फॉरवर्ड चार्ज एप्लीकेबल हो जाता जी। अगर यहाँ पे कोई कंपनी होती ना, कंपनी, उस केस में फिर यहाँ पे फॉरवर्ड चार्ज लगता। अभी तो वो नॉन बॉडी कॉर्पोरेट है और सामने एलएलपी है, उस केस में रिवर्स चार्ज लग रहा है, बस ये पर ध्यान दो। बहुत बढ़िया, वेरी गुड यार, बहुत बढ़िया। अगले पॉइंट पर आओ जी, नेक्स्ट पॉइंट पर आओ। अब यहाँ पे सर्विस सप्लाइड बाय इंश्योरेंस एजेंट टू इंश्योरेंस कंपनी, ये भी आरसीएम में कवर है। अगर इंश्योरेंस एजेंट अगर इंश्योरेंस कंपनी को सर्विस दे रहा है तो इंश्योरेंस कंपनी वाले जीएसटी पे करेंगे। फिर सर्विस सप्लाइड बाय रिकवरी एजेंट टू कार डीलर, न 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 न, अगर अगर रिकवरी एजेंट अगर बैंकिंग कंपनी को सर्विस देगा तो उस केस में तब आरसीएम लगेगा। तो कार डीलर है तो यहाँ पे आरसीएम नहीं है भाई, यहाँ पे फॉरवर्ड चार्ज लगेगा जी। टीसीएस वैल्यू में ऐड नहीं होता जी, टीसीएस वैल्यू में ऐड नहीं होता, वैल्यू पे करेगा। जो वैल्यू सामने वाले से ले रहा है उस पर टीसीएस कलेक्ट करेगा वो जी। सर धीरे धीरे बच्चे कम हो रहे हैं, तो शुक्र है भल्ला साहब आप तो आ रहे हो, ये बहुत बड़ी टेंशन दिक्कत वाली बात है। ठीक है जी, चलो अब यहाँ पे आओ जी, फटाफट से आओ। नेक्स्ट पॉइंट देखो यहाँ पे जी, सिक्योरिटी सर्विस। अरे सिक्योरिटी सर्विस कौन दे रहा है? सर्विस प्रोवाइडेड बाय वे ऑफ सप्लाई ऑफ सिक्योरिटी पर्सनल प्रोवाइडेड बाय पार्टनरशिप फर्म, मतलब नॉन बॉडी कॉर्पोरेट टू रजिस्टर्ड। तो यहाँ पर क्या लग जाएगा? आरसीएम लग जाएगा, क्योंकि क्या लिखा था? अगर मान लो सिक्योरिटी सर्विस नॉन बॉडी कॉर्पोरेट अगर रजिस्टर्ड पर्सन को दे रहा है उस केस में आरसीएम लगेगा। तो सर्विस देने वाला नॉन बॉडी कॉर्पोरेट है, लेने वाला रजिस्टर्ड पर्सन है, इस केस के अंदर भी आरसीएम यहाँ पे एप्लीकेबल हो जाएगा। बताओ क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत तो नहीं है? पक्का पक्का। चलो अगले पॉइंट पर आओ जी। ऑल आर द ऑल गुड्स एंड सर्विस टैक्सेबल अंडर जीएसटी? आंसर इज नो। सारे के सारे गुड्स जीएसटी में टैक्सेबल थोड़े हैं भाई। अल्कोहलिक लिकर, पेट्रोलियम प्रोडक्ट, ये सब जीएसटी में कहाँ टैक्सेबल हैं? इन पे कोई जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होता जी। अब कह रहे बताओ रिवर्स चार्ज का मतलब क्या यार? बताओ इनको, रिवर्स चार्ज का मतलब बताओ, रिवर्स चार्ज का मतलब बताओ जल्दी, रिवर्स चार्ज का मतलब बताओ।
बेटे एडवांस म्युनिसिपल टैक्स की डिडक्शन मिल जाती है हाउस प्रॉपर्टी में अगर वो आपने रेलिवेंट प्रीवियस में पे कर दी हो। अब जो चल रहा है पहले वो तो पढ़ लें। हाँ, डीटी का जो 11 घंटे वाला मैराथन है वो बिल्कुल अमेंडेड है, फुली अमेंडेड है जी। बताओ, रिवर्स चार्ज में जीएसटी कौन पे करता है जी? रिवर्स चार्ज में जीएसटी जो है वो रिसीवर पे करता है, सप्लायर पे नहीं करता जी। ठीक है। अच्छा, इज द रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म एप्लीकेबल ओनली टू द सर्विस? आंसर इज नो। रिवर्स चार्ज गुड्स वाले केस में भी है, सर्विस वाले केस में भी है, बट ऑब्वियस सी बात है हमने अभी सर्विस वाला पढ़ा है, गुड्स वाले केस में भी रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल होता है, दोनों केस में एप्लीकेबल होता है जी। कैन, अच्छा ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है भाई, ये क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम के अंदर बन सकता है, ये वाला क्वेश्चन ये तुम्हारे एग्जाम के अंदर बन सकता है। कैन एनी पर्सन अदर देन द सप्लायर और सीपीएन बी लाइबल टू पे जीएसटी? बताओ, मतलब वो कह रहे हैं सप्लायर और रिसीवर को छोड़ के क्या कोई ऐसा और भी पर्सन है जो जीएसटी में जीएसटी पे करने के लाइबल होता है? जल्दी बताओ, क्या ऐसा कोई और भी पर्सन है? जल्दी बता दो फटाफट से, हाँ या ना। हाँ, याद करो 95 में कौन जीएसटी पे करता है? ईसीओ। अब ना तो वो सप्लायर है ना वो रिसीवर है, ईसीओ जीएसटी पे करता है जी यहाँ पे जी, तो ईसीओ पे करेगा जी, बिल्कुल है जी। देखो, गवर्नमेंट कैन नोटिफाई कैटेगरी ऑफ सर्विसेज द टैक्स ऑन विच शैल बी पेड बाय ईसीओ। अगर वो सर्विस ईसीओ के माध्यम से प्रोवाइड की जा रही है तो ईसीओ जीएसटी पे करता है जी। अब ये क्वेश्चन 10 कोई क्वेश्चन नहीं है, ये खुद एक एग्जाम्पल है, एक बार देखना क्या कह रहा है जी। और वैसे मेरे ख्याल से ऐसा ऐसा पॉइंट हमने सप्लाई के चैप्टर में या बेसिक चैप्टर में भी देखा था। देखो क्या कह रहा है, कह रहा है रमेश एंगेज इन द बिजनेस ऑफ ब्यूटी प्रोडक्ट, few of item on which he has already availed ITC taken by him for personal use of his family member, such transaction shall be treated as supply। बिल्कुल सप्लाई बनेगी जी। आपने आईटीसी क्लेम कर लिया, जब आपने आईटीसी क्लेम कर लिया फिर आप पर्सनल यूज कर रहे हो तो भैया सप्लाई बन जाएगी जी वो तो। परमानेंट ट्रांसफर, बिजनेस एसेट, आईटीसी अवेल्ड विदाउट कंसिडरेशन, ये काम सप्लाई बन जाएगा जी। ठीक है। उसके बाद देखो, किशन परचेज फर्नीचर ऑन विच आईटीसी आफ्टर 2 ईयर ही डोनेट दैट फर्नीचर टू एनजीओ, क्या सप्लाई बनेगा? नहीं बनेगा, बिल्कुल बनेगा। अगर आपने फर्नीचर पे आईटीसी क्लेम कर ली है, बाद में अगर डोनेट कर रहे हो तो परमानेंट ट्रांसफर, बिजनेस एसेट, आईटीसी अवेल्ड विदाउट कंसिडरेशन, ये काम पैरा 1 के अंदर सप्लाई बन जाएगा जी। वी हैव डोंट दिस क्वेश्चन सर, मतलब ये क्वेश्चन बैंक तो मैंने दिया हुआ है आपको, ये क्वेश्चन बैंक तो मैंने आपको दे रखा है। ठीक है जी, उसी लिंक के अंदर सब कुछ है, उसी लिंक में आपको सारे पीडीएफ मिल जाएंगे। आगे देखो, एक्स लिमिटेड हैज 3 ब्रांचेस, एक्स लिमिटेड है 3 ब्रांचेस, 1 कलकत्ता, अनदर चेन्नई एंड थर्ड 1 मुंबई। ऑल दीज ब्रांचेस आर सेपरेटली रजिस्टर्ड विद जीएसटी एंड ट्रीटेड एज डिस्टिंक्ट पर्सन। एनी इंटर स्टेट ट्रांसफर लाइक स्टॉक ट्रांसफर अमंग देम शैल बी ट्रीटेड सप्लाई इवन दो देयर इज नो कंसिडरेशन। ये तो हमें पता ही है, सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज बिटवीन रिलेटेड पर्सन और डिस्टिंक्ट पर्सन इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, तो ये काम जो होता है वो पैरा 2 में सप्लाई बन जाता है जी। अब आगे इलस्ट्रेशन नंबर 12 जो है ये पता किसका है? प्रिंसिपल टू एजेंट और एजेंट टू प्रिंसिपल। एक बार पढ़ना, क्या तुम्हें समझ में आ रहा है जी? एक बार पढ़ो जी अगर आपको समझ में आ रहा हो जी। क्या ये आपको समझ में आ रहा है? प्रिंसिपल टू एजेंट और एजेंट टू प्रिंसिपल, बोलो क्या है आपको समझ में आ रहा है जी? आ रहा है समझ में? बोलो जी, क्लियर है? नोट फॉर ऑल वाली सीरीज आप अभी रेफर नहीं कर सकते, जीएसटी की रेफर कर सकते हो, इनकम टैक्स की रेफर नहीं कर सकते नोट फॉर ऑल वाली सीरीज, क्योंकि इनकम टैक्स में अमेंडमेंट्स हैं, जीएसटी की रेफर कर सकते हो जी। क्या पैक करें इसको जी? अमन भाई, जो ईसीओ उनको सर्विस दे रहे हैं उसके लिए कमीशन चार्ज कर रहा है, वो अलग सर्विस है। आप समझो मेरी बात को, यहां पर मान लो सप्लायर है, ये जोमेटो वाले हैं, ठीक है, और ये मान लो आप हो, आपने जोमेटो से पिज्ज़ा ऑर्डर किया, इसने इसको बोला इसके दुकान पर पिज्ज़ा 400 रुपये का है,
5% जीएसटी है। बस मैं क्या कह रहा हूं, अब ये रिसीवर जोमेटो को देगा ना, रिसीवर जोमेटो को देगा, जोमेटो पैसे देगा सप्लायर को, कमीशन काट के देगा। हम कमीशन की बात नहीं कर रहे, कमीशन वो अलग होगा। यहां पर बात ही हो रही है कि जो यहां पर इनवॉइस रेज होगा, तो उस इनवॉइस पे जो अभी तक जीएसटी सप्लायर पे करता, वो अब जीएसटी जो है वो ईसीओ पे करेगा। बस मतलब यहां पे लाइबिलिटी शिफ्ट हो गई है कि जो सप्लायर को जीएसटी पे करना था उसके बिहाफ पे, अब यहां पर रिसीवर जो है वो यहां पे जीएसटी, सॉरी रिसीवर कह रहा हूं, ईसीओ जो है वो बस जीएसटी पे करेगा जी। तो लाइबिलिटी शिफ्ट हुई है और कुछ शिफ्ट नहीं हुआ। बाकी जो इसने जोमेटो वाले ने इसको सर्विस दी है और इसके लिए वो कमीशन चार्ज कर रहा है, तो उसका ईसीओ अलग से इनवॉइस काटेगा। यहां पे दो इनवॉइस होंगे, एक तो फूड का इनवॉइस होगा, एक जोमेटो टू सप्लायर की जो सर्विस है एक उसका इनवॉइस है। वो नॉर्मल है, वो फॉरवर्ड चार्ज में कवर है, उस पे ईसीओ की बात नहीं हो रही, वो फॉरवर्ड चार्ज में कवर है। उस पे तो देना ही ईसीओ को जीएसटी है, क्योंकि ईसीओ वहां पे सप्लायर है। उस केस में ईसीओ सप्लायर है, बट इस केस में ईसीओ सप्लायर नहीं है जी। ठीक है जी, क्या बात समझ में आ रही है जी? डन, लॉक करें इसको, पक्का पक्का। चलो तो अब इधर देखो ध्यान से, अब ये वाले क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिए हुए थे। अच्छा, इसमें आपके ICAI मॉड्यूल के भी क्वेश्चन है, CMA के भी इसके अंदर जो उनके मॉड्यूल में क्वेश्चन दिए हुए थे मैंने वो भी डाल दिए। ठीक है, CS के मॉड्यूल में जो क्वेश्चन दिए हुए थे 2-3 मैंने वो भी डाल दिए। तो इसके अंदर जितने भी मॉड्यूल वाले क्वेश्चंस हैं वो सारे के सारे यहाँ पे कवर हो चुके हैं, ये बात ध्यान देना चाहिए। ठीक है, अब हाँ, इसके अलावा जो इस बार की वैसे इस बार आई थिंक इस बार की अभी RTP आई नहीं है। इसके अलावा जो इस बार की RTP आएगी और अभी MTP इशू होगी, तो उसके अंदर भी जो क्वेश्चन होंगे वो भी हम यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे, जो भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन होंगे जी। क्या बात समझ में आ रही है? अच्छा, अब सुनो ध्यान से, रही अब यहाँ पे सुनो। अब यहाँ पे कल वाली क्लास में सुनो ध्यान से, कल वाली क्लास में हम ये चैप्टर शुरू करेंगे और कल वाली क्लास में ही इसको खत्म कर देंगे। कल इसको हम शुरू करेंगे और कल ही इसको विद क्वेश्चन हम यहाँ पे खत्म भी कर देंगे, और वो चैप्टर हमारा है कॉम्पोजिशन लेवी वाला। मैं उम्मीद करता हूं, एक्सपेक्टेड है मुझे इस बार एक क्वेश्चन जो है वो इसके अंदर से बनेगा जी। ठीक है, कई कई अटेम्प्ट हो गए, कॉम्पोजिशन में से क्वेश्चन बना नहीं है, बट मुझे लग रहा है इस बार के अटेम्प्ट में तुम्हें कॉम्पोजिशन में से एक क्वेश्चन देखने को मिल सकता है जी। ठीक है, तो कल हम इसको डिस्कस करेंगे, कल हम इसको डिस्कस करेंगे, देन फिर हम आगे बढ़ेंगे जी। सर, डिस्टिंक्ट पर्सन के बीच में ट्रांजैक्शन होने पर सप्लाई तो बन जाता है, पर क्या सर उस पर जीएसटी लगता है क्या? बिल्कुल लगेगा, क्यों नहीं लगेगा भाई। 100% फिर सप्लाई बनाने का फायदा क्या हुआ? बिल्कुल वैल्यू निकाली जाएगी। अब याद करो, आपको मैंने क्या कहा था, वैल्यूएशन रूल्स होते हैं ना। अब रूल्स होते हैं कि उसमें रूल नंबर 28 है कि अगर रिलेटेड पार्टी के बीच में या डिस्टिंक्ट पर्सन के बीच में सप्लाई होती है तो वैल्यू कैसे निकलती है, वो रूल 28 में निकलती है। वो रूल सी इंटर के सिलेबस में नहीं है, ठीक है, बट रूल 28 है वैल्यूएशन के अंदर, तो उसकी वैल्यू निकलती है, उस पर जीएसटी है। फिर सामने वाला बंदा ITC क्लेम कर ले, कोई दिक्कत थोड़ा है जी। वैभव कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब करना चाहो तो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है जी। डन जी, इसको लोग कर सकते हैं। सर रजिस्ट्रेशन एग्जामिशन के, हाँ बिल्कुल जी, राहुल जी। ठीक है, चलो इसको लॉक कर रहे हैं। तो फिर बाकी कल हम कॉम्पोजिशन वाला टॉपिक करेंगे और इसके क्वेश्चंस भी कल हम प्रैक्टिस करेंगे। आपको वैसे एक बार घर से पढ़ के आना है तो आप पढ़ के आ सकते हो, नहीं पढ़ के आना तो वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब यहाँ पे चैप्टर नंबर 4 में जो यहाँ पर क्वेश्चन दिए हुए हैं वो कॉम्पोजिशन स्कीम वाले क्वेश्चन है। आपको मैं दिखा देता हूँ जी, ये वाला जी। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन है कॉम्पोजिशन स्कीम वाले हैं, ठीक है। तो इसके अंदर भी मैंने सारे क्वेश्चन डाले हैं जी, CA के भी सारे हैं, CS के भी सारे हैं और CMA के भी हैं। अगर आप चेक करोगे आपको क्वेश्चन बड़े हुए देखने को मिलेंगे जी, ठीक है ना, इसमें क्वेश्चन बड़े हुए देखने को मिलेंगे। तो इसमें इस चैप्टर में टोटल मिला के कितने हैं भाई साहब, ओ भाई मेरे, टोटल मिला के इसमें 27 क्वेश्चन है जी। टोटल मिला के 27 क्वेश्चन हमें यहाँ पे देखने हैं कॉम्पोजिशन स्कीम के, ठीक है। चलो ओके री, बाय बाय, टाटा, थैंक यू सो मच, जय हिंद, गॉड ब्लेस यू, लव यू ऑल, बाय बाय जी।